एक ज़िला पड़ता है हरिद्वार, और उसी हरिद्वार ज़िले के अंतर्गत एक जगह पड़ती है लक्सर, और उसी लक्सर का रहने वाला है सेठपाल, जो कि खेती किसानी करके जैसे तैसे अपना घर गुजारा चलाया करता था। कहीं ना कहीं खुशी खुशी रहन सहन किया करता था। और सेठपाल के पारिवारिक लोगों की बात करें तो 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटे और एक बेटी है। बड़े बेटे का नाम है कुलदीप, तो दूसरे नंबर पर आता है पंकज, और वहीं तीसरे नंबर पर आता है आकाश, और चौथे नंबर पर घर परिवार की लाडली गीता आती है। और जहाँ तक बात गीता की है, तो गीता इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई भी व्यक्ति यदि उसको पहली नज़र में देखेगा, पहली नज़र में ही उसको दिल दे बैठेगा, कहीं ना कहीं उसका मुरीद हो जाएगा। और साथियों, गीता के ऊपर ही ये पूरी घटना कहानी आधारित है। और होता कुछ यूँ है कि फरवरी 2023 की 6 तारीख की बात कर रहा हूँ। सुबह सुबह जैसे ही परिवार का पंकज उठ खड़ा होता है, और जैसे ही खड़ा होता है तो सीधे अपने पिता के कमरे में जाकर बोलने लगता है कि पिताजी खड़े हो जाओ, खेत में जाना है और कई कामों को भी आज निपटाना है। लेकिन तमाम प्रयास प्रयत्न करने के बावजूद भी जो सेठपाल था वह उठ नहीं पाता। और जब तमाम जद्दोजहद के बाद उठता है तो कहीं ना कहीं सर दर्द होने की शिकायत करने लगता है, और अपने बेटे पंकज को बोलता है कि बेटा, मेरा बहुत बुरी तरीके से सर दर्द कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए 1 कप चाय का बना दोगे। और जैसे ही पंकज ये बात सुनता है तो सीधे अन्य कमरे में जाकर अपनी भाई और बहन को बोलता है कि दीदी खड़ी हो जाओ, पिताजी के सर में दर्द है, उसको चाय बना कर दे दो। लेकिन कहीं ना कहीं ना तो भाई खड़ा होता है और ना ही बहन खड़ी होती है। तमाम अन्य सदस्य भी लगातार सोते ही रहते हैं। और जब ये सब देखकर पंकज परेशान हो जाता है तो नज़दीकी लोगों को बुला लाता है, और जैसे ही पड़ोसी आकर ये सारा नज़ारा देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा अनुमान लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता कि हो ना हो तमाम लोगों को रात के खाने में नशीले पदार्थ का सेवन कराया गया था। आनन फानन में एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया जाता है, और ठीक समय पर वो एम्बुलेंस आ जाती है। तमाम लोगों को उसमें बैठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और जब डॉक्टर्स की टीम चेक करती है तो इस बात की पुष्टि हो जाती है, तमाम लोगों को रात के खाने में नशीला मादक पदार्थ खिलाया गया था, परोसा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप तमाम लोग नशे में हो गए। कहीं ना कहीं सर दर्द की शिकायत होने लगी। और जब वहाँ से पारिवारिक लोग वापस घर आ जाते हैं तो ये देखकर और सोचकर परेशान हो जाते हैं कि तमाम सदस्य तो वहाँ हैं, लेकिन उनका जो बड़ा बेटा कुलदीप है वो वहाँ पर नहीं है। तमाम लोग जो है आस पड़ोस में उसको खोजबीन करने लगते हैं, नज़दीकी लोगों से भी संपर्क किया जाता है, लेकिन तमाम प्रयास और प्रयत्न विफल होता देख वही सेठपाल अन्य सहयोगी लोगों के साथ नज़दीकी थाने में जाकर तहरीर दे देता है कि साहब जी, मेरा नाम सेठपाल है, मैं खेती किसानी करके जैसे तैसे अपना घर गुजारा चलाता हूँ। बड़ा बेटा कुलदीप चंद दिनों से लापता है, कहीं गुम हो गया है, कृपया करके उसको खोजिए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जैसे ही पुलिस इस तहरीर को दर्ज करती है, कहीं ना कहीं मुस्तैदी से इस पे कार्रवाई करना प्रारंभ कर देती है। और प्रारंभिक तौर पर तमाम अधिकारी और कर्मचारी गांव में आकर तफ्तीश करने लगते हैं, और जैसे ही पता चलता है कि कुलदीप बड़ा शरीफ किस्म का लड़का था, गांव का एक एक नौजवान और बुजुर्ग, साथ ही साथ महिलाएं भी साफ और स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं कि साहब जी, कुलदीप बहुत ज़्यादा शरीफ और सुशील लड़का है। और पुलिस तो इस एंगल से भी जांच कर रही थी, कुलदीप ने ही तमाम लोगों को नशीले पदार्थ का सेवन कराया होगा और वहां से चुपके से दुम लगाकर भाग गया होगा, कहीं जाकर छिप गया होगा। कोई ना कोई रंजिश, कोई ना कोई चाल कुलदीप की जरूर होगी। हक में बात करते हैं तो पुलिस इस एंगल को छोड़कर दूसरे एंगल से जांच शुरू कर देती है। कहीं ना कहीं पारिवारिक लोगों के कोल्ड डिटेल को खंगाला जाने लगता है,
और शुरुआती दौर में जैसे ही गीता के मोबाइल फ़ोन को खंगाला जाता है, उसकी सीडीआर निकाली जाती है, तो उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल से ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि एक नंबर पर वही गीता नाम की लड़की, जिसने चंद साल पहले ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, देखने में भी वो बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी, उसकी कॉल डिटेल में एक ऐसा नंबर सामने आता है जो कि रह रहकर जांच टीम के दिल और दिमाग में खटकने लगता है। और नंबर की जब जांच की जाती है तो वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि कमल नाम के एक लड़के का बताया जा रहा है। और जब उस कमल के नंबर की जांच की जाती है, उसका एड्रेस और पता निकाला जाता है, कहीं एक टीम वहां पर दबिश दे देती है और पता ये लगता है कि कमल नाम का वो लड़का कई दिनों से फरार चल रहा है। तो मोबाइल नंबर है वो भी कई दिनों से बंद बताया जा रहा है। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी जब इस मामले में कोई परिणाम सामने नहीं आता, कोई सुराग हाथ नहीं लगता, तो पुलिस ये जान चुकी थी, मान चुकी थी कि हो ना हो उस कमल के ही इशारे पर पूरे घटना कहानी को अंजाम दिया गया, या फिर पूरे कहानी का जो मास्टरमाइंड है वो कमल ही होगा। और जैसे ही एक दिन कमल अपने मोबाइल फ़ोन में सिम को डालता है तो सर्विलेंस पर लगाया हुआ उसका नंबर तुरंत प्रभाव से पुलिस को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है, कमल की लोकेशन हाथ लग जाती है। और जैसे ही लोकेशन पुलिस के हत्थे लगती है तो तेज तर्रार अफसरों की टीम का एक गठन कर पुलिस उसी जगह पर दबिश डालती है और कमल के साथ साथ उसी गीता को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब कमल से पहले तो प्यार से और फिर सख्ती से जांच की जाती है, रह रहकर एक से एक खुलासे कमल और गीता इस पूरी घटना कहानी में करते हैं कि साहब जी, इस पूरी घटना कहानी की पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि मैंने और गीता ने, साथ ही साथ अन्य कई और लोग भी इस पूरे मामले में संलिप्त थे, उन लोगों ने मिलकर बैठकर बनाई थी। और चूंकि कमल बोलता है कि मैं गीता से बेहद ज़्यादा प्यार करता था, उसकी खूबसूरती पर इस कदर फिदा था कि किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और एक दिन होता कुछ यूँ है कि जैसे ही वो गीता से मिलने उसके घर आया, चूँकि पारिवारिक लोग कहीं बाहर मेले में बताए गए थे कि मेले में गए हुए हैं, और जैसे ही आपत्तिजनक स्थिति में गीता का भाई उन दोनों को देख लेता है तो अन्य लोगों से तो इस बारे में साझा नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उस गीता पर तमाम तरीके की बंदिशें लगा देता है। कहीं ना कहीं गीता और उस कमल नाम के लड़के का मिलना जुलना लगभग बंद करा देता है। और एक दिन गीता उस कमल को बोलती है कि हो ना हो हमें कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा प्यार ये परवान चढ़ पाएगा। और बड़े ही सातिराना अंदाज में वो कमल और गीता एक दिन अपने भाई को मौत के घाट उतार देते हैं, उसका गला दबाकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। और बड़े ही प्लानिंग के तहत सातिराना अंदाज में उसको एक दोस्त के घर, गांव में ही घर के अंदर गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता है, ताकि कोई भी सबूत ना छोड़ा जा सके, ना ही कोई सुराग हाथ लग सके। लेकिन जैसे ही वो नंबर कॉल ट्रेस होता है तो कहीं ना कहीं सारा घटना कहानी का खुलासा हो जाता है। कभी ना कमल ने, ना ही उसके साथी कृष्णा ने, साथ ही साथ गीता ने कभी अनुमान अंदेशा लगाया होगा कि वो पकड़े जाएंगे। चूँकि कोई भी मुजरिम है दोस्तों, जब भी कोई घटना कहानी को अंजाम देता है वो यही सोच रखता है कि वो ना तो कभी पकड़ में आएगा, ना ही कभी सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितने ही शातिराना अंदाज में वो पूरी घटना कहानी को अंजाम क्यों ना दे दे, कानून के जो हाथ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और आखिरकार मुजरिम को उस हाथों की जकड़ में आना ही पड़ता है। और आखिरकार पूरे मामले में पंजीकृत तो मामला पहले ही कर लिया गया था, तमाम संगीन धाराओं को जोड़कर मामला अदालत में विचाराधीन था। और उम्मीद आस जताई जा रही है कि जो भी वांछित लोग हैं, जो भी इस पूरे मामले में संलिप्त अपराधी हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। कहीं ना कहीं बची खुशी ज़िंदगी सलाखों के पीछे कटेगी। और रह रहकर पूरा एक मामला वायरल हो रहा है, संदेश और मैसेज भी पूरा वायरल हो रहा है कि किस किस तरीके की घटनाएं, कहानियां सामने आ रही हैं।
देश दुनिया में बैठे हुए तमाम लोगों को इस घटना कहानी ने झकझोर कर रख दिया। रिश्तों पर भी यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। और एक आपको बताता चलूं कि इस तरीके की घटनाओं को, कहानियों को सुना करके हमारा मकसद कोई आपको परेशान करना नहीं है, हमारा मकसद कोई आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद और इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को अलर्ट करना है, ताकि इस तरीके की घटना और कहानियाँ यदि आपकी ज़िंदगी में घटित हों तो उससे पहले ही आप अपने आप को आगाह कर सकें, अपने आप को भी अलर्ट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद।